नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही थी, उसमें राजस्थान की भौतिक स्वरूप चल रहे थे। और राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूपों में हम बात कर रहे थे। पहले अरावली की भौतिक स्वरूप की बात कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे अरावली की स्थानांतरित कृषि। इससे पहले हमने एक पॉइंट क्लियर किए थे। देखिए, ये पॉइंट अरावली की भूगर्भीय संरचना तक की बात हमने कर ली थी, और आज अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो देखिए, आप अरावली में स्थानांतरित कृषि की हम बात करेंगे, यहाँ से आगे वाले कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने 3 क्लासें पूरी की है भौतिक स्वरूप में, तो आप देख लीजिए, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो अरावली में अगला पॉइंट देखिए आप, यानी 4 भौतिक स्वरूपों में हम पहले भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं अरावली, और अरावली के ही पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। तो अरावली में स्थानांतरित कृषि की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए आप, स्थानांतरित कृषि की मैं बात करूँगा तो आप ध्यान रखें। देखो, स्थानांतरित कृषि को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? जूमिंग कहते हैं। पूर्वी भारत में इसको क्या कहते हैं? जूमिंग कहते हैं। स्थानांतरित का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगभग 1 से 3 वर्ष तक करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगभग 1 से 3 वर्ष तक चालू रहती है। ये जंगलों को जलाकर की जाती है। किसको जलाकर? जंगलों को जलाकर की जाती है। लगभग 1 साल से 3 साल के मध्य यहाँ लगातार कृषि की जाती है। फिर वहाँ की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। फिर दूसरे स्थान पर जंगलों को जलाकर कृषि की जाती है। यह आगे चलती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है, ठीक है। और इसी स्थानांतरित कृषि को हम पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? जूमिंग के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये जंगलों को जलाकर कौन करते हैं? भीलों द्वारा या आदिवासी भीलों द्वारा मुख्य रूप से की जाती है, या आप ध्यान रखेंगे आदिवासियों के द्वारा की जाती है। वर्तमान में तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, वर्तमान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी है। इस पर रोक लगा दी है, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान क्या रखना है? आप इसमें 4 कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। देखिए, अरावली के ढालों पर की जाने वाली कृषि, अरावली के ढालों पर की जाने वाली कृषि वालरा है। और वालरा कृषि को कौन करते हैं? ग्रासिया। वालरा कृषि को कौन करते हैं? ग्रासिया। और ग्रासिया राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? सिरोही में। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ है? सिरोही में। ग्रासिया, ठीक है। ये ग्रासिया द्वारा की जाती है। इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे, अरावली के मध्य मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि कौन सी है? तो अरावली के मध्य भाग में, मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को हम क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। चिमाता किसके द्वारा की जाती है? भीलों के द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे। अरावली की जो मध्यवर्ती भाग में की जाने वाली कृषि को ध्यान रखेंगे तो वो चिमाता है। अरावली के ढालों पर की जाने वाली कृषि वो कौन सी है? तो आप ध्यान रखेंगे, वो वालरा है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो देखिए आप, अरावली के दक्षिणी भाग में की जाने वाली कृषि को हम क्या कहते हैं? अरावली के दक्षिण भाग में की जाने वाली जनजाति कौन सी है? दक्षिण भाग में ज़्यादा डामोर है, ठीक है। जनजाति कौन सी है? डामोर। तो डामोर जनजाति के द्वारा की जाती है, ठीक है। वो कौन सी है? दजिया है। कृषि कौन सी की जाती है? दजिया। और किसके द्वारा? डामोर जनजाति के द्वारा की जाती है। डामोर जनजाति के द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे, अरावली के दक्षिणी पूर्वी
पूर्वी भाग में, अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग में की जाने वाली कृषि को बन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? बन्ना। और ये बन्ना कौन करता है? सहरिया जनजाति के द्वारा की जाता है। ठीक है, सहरिया जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, सहरिया जनजाति के द्वारा की जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने। अरावली के ढालों पर की जाने वाली कृषि, अरावली के मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि, अरावली के दक्षिण भाग में और अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग में की जाने वाली कृषि। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और स्थानांतरित कृषि और पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? झूमिंग। और ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। तो ये है अरावली में स्थानांतरित कृषि है। इसके बाद में अगर पॉइंटों की हम बात करें, देखिए इसके बाद में हम पॉइंटों की और बात करें तो आगे वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अरावली का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, तो आपको पता कि अरावली का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर, देखिए ये देखिए आप, अरावली का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में किया गया है। ठीक है, अरावली का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में किया गया है। ये ध्यान से देखिए आप, ये अरावली है। ठीक है, ये अरावली है। और अरावली का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में किया गया है। देखिए खेतड़ी से लेकर सांबर, खेतड़ी से सांबर के बीच में जो अरावली है वह उत्तरी अरावली। खेतड़ी से सांबर के बीच में जो अरावली है, खेतड़ी से लेकर सांबर के बीच में अरावली, वो कौन सी है? उत्तरी अरावली है। और सांबर से लेकर देवगढ़ की पहाड़ी के बीच में ये जो अरावली है, ये देवगढ़ कहाँ पड़ता है? देवगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है। और राजसमंद, तो इनके बीच की अगर मैं बात करूँ तो ये जो अरावली है मध्य अरावली है। तो ऊंचाई के आधार पर अरावली को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और ये कौन सी है? दक्षिण अरावली। तो देखिए ये सिरोही है। ठीक है, सिरोही। तो आप बताएंगे सर देवगढ़ की पहाड़ी से लेकर सिरोही तक की अगर बात करें तो ये कौन सा है? दक्षिण अरावली है। ये दक्षिणी अरावली है। तो अरावली को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, ठीक है, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उत्तरी अरावली कहाँ तक विस्तार है ये ध्यान रखेंगे, मध्य अरावली का विस्तार कहाँ तक है ये ध्यान रखेंगे और दक्षिण अरावली का विस्तार कहाँ तक है ये ध्यान रखेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा अरावली का सबसे कम विस्तार अरावली का मध्य अरावली में और ज़्यादा विस्तार का है दक्षिण अरावली में। सर्वाधिक खनिज भी पाए जाते हैं दक्षिण अरावली में। ठीक है, दक्षिण अरावली में सर्वाधिक खनिज, उत्तरी अरावली में खनिज पाए जाते हैं, मध्य अरावली में कम खनिज पाए जाते हैं। मध्य अरावली में दर्रे सर्वाधिक पाए जाते हैं और मध्य अरावली में सर्वाधिक घाटियाँ पाई जाती है, वायु घाटियाँ। ठीक है, यही ध्यान रखना है। अरावली के वर्गीकरण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से आप कौन सी अरावली का विस्तार कहाँ तक है ये ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो अरावली में आगे वाले पॉइंटों की और बात करें तो अरावली की जिलों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए अरावली कितने जिलों में है। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, तो अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में 13 जिले हैं। ठीक है, और अरावली के पूर्वी भाग में 20 जिले हैं। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। अरावली के पूर्वी भाग में जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम है। और जो अरावली के पश्चिम भाग में जो जिले हैं उनका क्षेत्रफल क्या है? ज़्यादा है। या क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम है। ये ध्यान रखेंगे आप, जनसंख्या क्या है? कम है। क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। अरावली के पश्चिम भाग में जो जिले हैं उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं या क्षेत्रफल अधिक है, जबकि वो जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? कम, छोटे जिले हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। तो आप एक बात ध्यान रखें, पूर्वी और जो जिले हैं, पूर्वी और जो जिले हैं उनका क्षेत्रफल तो क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो कम है, यानी कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो वो जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो अरावली के पूर्वी जिले जनसंख्या की दृष्टि से बड़े जिले हैं, यानी अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं।
इधर अधिक जनसंख्या वाले जिले, इधर कम जनसंख्या वाले, इधर क्षेत्रफल ज़्यादा, इधर क्षेत्रफल कम वाले हैं। अरावली के पूर्वी और कितने जिले हैं? 20, और पश्चिम और 13 जिले हैं। टोटल राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करें कि मुख्य रूप से अरावली कितने जिलों में है, तो अब और कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे तो मैं अगला कॉन्सेप्ट क्या, अरावली मुख्य रूप से कितने जिलों में, तो अरावली मुख्य रूप से कितने जिलों में? 7 जिलों में। अरावली मुख्य रूप से कितने जिलों में? 7 जिलों में। ये बात आप ध्यान रखें। अब 7 जिले कौन कौन से हैं? देखिए आप, उदयपुर, सिरोही, और राजसमंद, इन 3 जिलों में तो मुख्य रूप से दक्षिणी अरावली फैली हुई है। ठीक है, दक्षिणी अरावली 3। फिर बात करें अजमेर की, अजमेर में मुख्य रूप से मध्य अरावली फैली हुई है। फिर मैं बात करता हूँ जयपुर, दौसा और अलवर, इनमें उत्तरी अरावली, इसमें मध्य अरावली, और इन 3 में दक्षिणी अरावली है। तो आप बताएंगे अरावली मुख्य रूप से कितने जिलों में? 7। उत्तरी अरावली में मुख्य रूप से कितने जिले हैं? 3। तो जयपुर, अलवर, दौसा। और मध्य अरावली में मुख्य जिले कितने हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, एक जिला है, कौन सा? अजमेर। उत्तरी अरावली में मुख्य रूप से जिले कितने हैं? 3। ठीक है, तो मुख्य रूप से जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। और आंशिक रूप से और देखिए तो इसमें डूंगरपुर भी आएगा। ठीक है, डूंगरपुर भी आएगा, बांसवाड़ा भी आएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, प्रतापगढ़ का कुछ भाग आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा। ठीक है, ये भाग भी आंशिक रूप से अरावली में। मध्य अरावली में आंशिक रूप से कौन सा है? देखिए आप, टोंक भी आएगा और सवाई माधोपुर भी आएगा। ठीक है, मैं और आंशिक रूप से बात करूँ, देखिए मध्य अरावली में अजमेर मुख्य जिला है और एक टोंक जिला। ठीक है, ठीक है, और टोंक के बाद में बात करें तो ये कौन सा है? सवाई माधोपुर। ये भी 2 जिले आएंगे। इसमें दो और कौन कौन से आएंगे? डूंगरपुर आएगा, बांसवाड़ा भी आएगा, प्रतापगढ़ भी आएगा और चित्तौड़गढ़ भी आएगा। ठीक है, तो ये जिले दक्षिण अरावली में आंशिक रूप से और शामिल किए जाते हैं, ये मध्य अरावली में। और उत्तरी अरावली में और आंशिक रूप से अगर मैं जिलों की बात करूं तो देखिए आप, ये करौली है, करौली, ये भरतपुर, करौली भरतपुर भी इसी में आएंगे। ठीक है, और ये झुंझुनू। ठीक है, और ये सिक्कर, ये क्षेत्र आंशिक रूप से इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से कितने जिले? 7 जिले। और इन 7 जिलों में अगर मैं बात करूं, इन 7 जिलों में बात करूं तो उदयपुर में विस्तार क्या है? अधिक है। उदयपुर में सबसे ज़्यादा विस्तार है। कम विस्तार किसमें? अरावली का कम विस्तार किसमें? अजमेर में। अरावली की ऊंचाई किसमें सर्वाधिक है? ऊंचाई सिरोही में। कम ऊंचाई किसमें है? कम ऊंचाई किसमें? तो आप बताओगे सर, जयपुर में। जयपुर में सांबर झील कम ऊंचाई है। ठीक है, ये सिस्टम है, कम ऊंचाई है। सर्वाधिक विस्तार, कम विस्तार, ऊंचाई और कम ऊंचाई। ठीक है, घाटियां सर्वाधिक कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे उदयपुर, अजमेर, सिरोही और जयपुर की बात आप ध्यान रखेंगे। अरावली का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान भी माउंट आबू ही है। अरावली का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? अजमेर की घाटियाँ हैं। जबकि राजस्थान का सबसे नीचे स्थान की बात करें तो सांबर झील है। तो उम्मीद करता हूँ आप जिले समझ पा रहे होंगे। तो मुख्य रूप से जिले ध्यान रखने और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप बता देंगे कि अरावली में जिलों की संख्या कितनी है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखिए आप आगे वाले पॉइंटों की ओर चलें तो 16वें पॉइंट की बात करें, अरावली का वर्गीकरण। तो अरावली का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 3 भागों में किया गया है। अरावली का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 3 भागों में किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, देखिए अरावली 3 भागों में विस्तारित है। ये देखिए आप, अरावली यानी खेतड़ी से लेकर सांबर तक की ये जो पहाड़ी है, अरावली का वर्गीकरण, उत्तरी अरावली की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
ये बात आप ध्यान रखें। अरावली का वर्गीकरण, इससे पहले हमने पॉइंट देख लिया कौन सा, अरावली के जिले देख लिए, इससे पहले हमने अरावली के वर्गीकरण के आधार पर देख लिया, ठीक है, और कृषि देख ली हमने। तो आगे चलेंगे पॉइंटों में, अरावली का वर्गीकरण, और इसमें हम बात करेंगे उत्तरी अरावली की बात करेंगे। इसके बाद में हम मध्य अरावली की बात करेंगे। तो ऐसे आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर उत्तरी अरावली खेतड़ी से लेकर कहाँ तक है, सांबर तक है, तो ये उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली है, ठीक है, ये उत्तरी अरावली है। और ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी देवगढ़, देवगढ़ कहाँ पड़ता है, राजसमंद है, ये कौन सी है, मध्य अरावली है। और जो सिरोही तक बच गई वो कौन सी है, दक्षिणी अरावली है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर है, ठीक है, औसत ऊंचाई। और मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 700 मीटर है। और दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर है, ठीक है। ये औसत ऊंचाई आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, औसत ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा औसत 3 चीज हो गई। इसके अलावा अगर पूछे अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, अरावली की औसत ऊंचाई, संपूर्ण अरावली की औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो आप बताओगे 930 मीटर है। ध्यान रखेंगे, ये औसत ऊंचाई पूरी अरावली की बात हो रही है, जबकि ये उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है, ये मध्य अरावली की औसत ऊंचाई और ये दक्षिण अरावली की, ये 3 औसत ऊंचाई। तो ये एक औसत ऊंचाई ये है, तो कितनी होगी, 4। इसके अलावा और औसत अरावली की मैं बात करूं तो अरावली की उत्पत्ति के समय, अरावली के उत्पत्ति के समय, उत्पत्ति के समय औसत ऊंचाई की मैं बात करूं, औसत ऊंचाई कितनी है, तो 2600 मीटर से 2700 मीटर के मध्य थी। जब अरावली की उत्पत्ति हुई तब अरावली की औसत ऊंचाई कितनी, 2600-2700 मीटर के समथिंग थी, ठीक है। अरावली की वर्तमान औसत ऊंचाई 930 है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी, 1000, मध्य अरावली की 700 और उत्तरी अरावली की 450। अगर और कॉन्सेप्ट और क्लियर करें तो देखिए अरावली में स्थित घाटियों की औसत ऊंचाई है, ये घाटियां सर्वाधिक क्या है, मध्य अरावली में। तो मध्य अरावली में घाटियों की औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे तो 550 मीटर है। बात समझ पा रहे हैं, ये 550 है, 550 है। तो आप ध्यान से देखिए, अब मैं 3 औसत ऊंचाइयों की मैंने यहाँ बात की है। ये घाटियों की औसत ऊंचाई, ये अरावली की उत्पत्ति के समय, ठीक है, और ये अरावली की मुख्य वर्तमान में, ठीक है, ये दक्षिण अरावली, ये मध्य अरावली और ये उत्तरी अरावली। तो आप औसत ऊंचाई की मैंने 6 औसत ऊंचाइयों की बात की है, तो उम्मीद करता हूँ आप इन औसत ऊंचाइयों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से, खेतड़ी से सांबर तक। अब हम बात करेंगे उत्तरी अरावली, चले आगे। और एक बात और ध्यान रखना है, उत्तरी अरावली की अगर मैं बात करूँ, उत्तरी अरावली की अगर मैं बात करूँ तो इसके उत्तरी अरावली की आकृति कैसी है, भेड़ की पीठ के समान है, भेड़ की पीठ के समान है। उत्तरी अरावली की आकृति कैसे है, भेड़ के पीठ के समान है। और उत्तरी अरावली में एक बात ध्यान रखना आपको, उत्तरी अरावली में जो पहाड़ियां हैं, शेखावाटी में, उत्तरी अरावली में जो शेखावाटी में जो पहाड़ियां फैली हुई हैं, उस पहाड़ियों को स्थानीय नाम क्या नाम दिया गया है, स्थानीय नाम क्या दिया गया है, तो उसको दिया गया हर्ष की पहाड़ियाँ। क्या नाम दिया गया, हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ। शेखावाटी में, उत्तरी अरावली में छोटी छोटी पहाड़ियों को क्या कहते हैं, हर्ष की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हर्ष की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अरावली की पहाड़ियों को हर्ष की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं मुख्य रूप से। इसकी आकृति कैसी है, भेड़ जैसी है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई क्या है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं उत्तरी अरावली की महत्वपूर्ण चोटियों की मैं बात करता हूँ। देखिए आप उत्तरी अरावली में इतनी बात ध्यान रखेंगे, इसके बाद में अगर उत्तरी अरावली की और बात करें तो आप ध्यान रखेंगे उत्तरी अरावली की महत्वपूर्ण चोटियाँ, महत्वपूर्ण चोटी। उत्तरी अरावली में महत्वपूर्ण चोटियों की आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप ध्यान रखें कौन कौन सी है,
रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहारगल, बेजागढ़, खो, बेरहाज, बरमाड़ा, बब्बई, ठीक है, बिलाली, मनोहरपुरा, बेराट, सरिस्का, देखिए इनकी चोटियों की ध्यान रखें। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी यही है, 1055 मीटर में, ठीक है, मीटर 1052 मीटर, ठीक है, 1051 मीटर, ये सब मीटर में चल रहे हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे मीटर में चल रही है। 997 मीटर, ठीक है, खो 920 मीटर है, ठीक है, बेराज 792 मीटर है, ठीक है, ये 786 मीटर है, ये 780 मीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे 775 मीटर है, ये 746 है, ये 704 है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये 704 है, ये 577 है, 677 है, ये सब मीटर में चल रही हैं अरावली की औसत ऊंचाइयाँ। अब इनमें देखिए आप रघुनाथगढ़ की मैं बात करूं, रघुनाथगढ़ और मालखेत ये सब कहाँ है, सीकर में, ठीक है, लोहारगल, ठीक है, सीकर में, ठीक है, और बात करें ये सीकर में, ठीक है, लोहारगल का है झुंझुनू में, लोहारगल और ये दोनों का है झुंझुनू में, ठीक है, झुंझुनू, ये भी झुंझुनू में, ठीक है, खो का है जयपुर में, ठीक है, खो का है ये बेहराज का है अलवर में, तो आप ध्यान रखेंगे। बरमाड़ा और बब्बई ये ध्यान रखेंगे, बरमाड़ा का है जयपुर में, बब्बई का है झुंझुनू में, जयपुर और झुंझुनू की सीमा पर, ठीक है, ये बिलाली का है बिलाली की बात करें तो जयपुर में, मनोर थाना का है जयपुर में और बेराट का है जयपुर में, ठीक है, सरिस्का का है अलवर में। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, पिछले बार पटवारी एग्जाम में भी आया था, आरोही क्रम अवरोही क्रम लगा। देखिए ये सारा क्रम क्या है, बढ़ते क्रम में ही है, घटते क्रम में है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। फिर ये सारा क्रम देखिए वही क्रम लिखा है मैंने, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर मैं बात करूं तो भानगढ़, जयगढ़, नारगढ़, अलवर किला, ठीक है। इतनी अगर मैं बात करूं, देखिए भानगढ़ कितना है, 649 मीटर है, ठीक है, 648 मीटर है, 599 मीटर है, ठीक है, 597 मीटर है, ठीक है। ये भानगढ़ कहाँ है आपको पता है, अलवर में। जयगढ़ कहाँ है, जयगढ़ और नारगढ़ ये कहाँ है, जयपुर में, ठीक है, और ये कहाँ है, अलवर में। बात समझ पा रहे हो? तो ये उत्तरी अरावली की महत्वपूर्ण चोटियाँ, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपको, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो इनको क्रम ध्यान रखना है और जिला ध्यान रखना है। आरोही क्रम अवरोही क्रम कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। आप क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी आ सकते हैं। और उत्तरी अरावली की देखिए 4 चोटी दे दी, इनका आरोही क्रम पूछ लिया, अवरोही क्रम पूछ लिया, तो ये पूरी याद होनी चाहिए आपको क्रम से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। हाँ, तो अब इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तरी अरावली का विस्तार ध्यान रखना है, उत्तरी अरावली कहाँ स्थित है, औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और महत्वपूर्ण चोटियाँ कौन कौन सी है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगर आप चलें आगे तो देखिए आप उत्तरी अरावली के बाद में हम देखें मध्य अरावली। अगला पॉइंट है मध्य अरावली। अरावली का वर्गीकरण किया था हमने, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो हम उत्तरी अरावली की बात कर रहे हैं।
तो कर ली। और मध्य अरावली की हम बात करें तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, मध्य अरावली की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आप बताइए इसका विस्तार कहाँ है, तो आप बताएंगे सर इसका विस्तार सांबर से देवगढ़ राजसमंद तक है, ठीक है, तक है। मुख्य रूप से अगर मैं जिले की बात करूं विस्तार में अगर मैं मुख्य जिलों की बात करूं तो आप बताएंगे सर अजमेर में स्थित है। उत्तरी अरावली कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसका विस्तार अगर संपूर्ण विस्तार की बात करूं तो ये अजमेर के अलावा किस में स्थित है? टोंक में स्थित है और सवाई माधोपुर में भी है, सवाई माधोपुर में भी है, ठीक है। तो मुख्य रूप से विस्तार कहाँ है? अजमेर में। अगर 3-3 के 2-2 के जोड़े आए, ध्यान रखिए विस्तार में अगर 2-2 के जोड़े आ गए तब आपको क्या करना, देखिए आप तब आप बताएंगे अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में। एक ही जोड़ा है तो अजमेर में। स्थानों के बीच में पूछ ले कौन सी 2 पहाड़ियों के बीच में, तो सांबर की पहाड़ियाँ खत्म हो जाती हैं, ठीक है, और देवगढ़ की पहाड़ियाँ खत्म हो जाती है। सांबर की पहाड़ी और देवगढ़ की पहाड़ी के बीच में मध्य अरावली का विस्तार पाया जाता है। और मध्य अरावली की औसत ऊंचाई मैंने बता दी, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई आप बता दी है कितनी है? औसत ऊंचाई मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर है। और मध्य अरावली में घाटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो घाटियों की औसत ऊंचाई 550 मीटर है। और अरावली की लंबाई भी राजस्थान में कितनी? 550 किलोमीटर है। अरावली की लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर है, ये 550 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ ध्यान रखनी है। इसके अलावा और देखिए मैं एक बात और बता देता हूँ, वहाँ पर ये मेरवाड़ा के ध्यान रखना है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मध्य अरावली में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ ये देखिए क्या करती हैं। ये मेरवाड़ा की पहाड़ी महत्वपूर्ण है। ये क्या करती है? ये मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ के मैदान को क्या करती हैं? इन दोनों को क्या करती हैं? अलग करती है। मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने वाली कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे मेरवाड़ा की पहाड़ी है। मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ के मैदान को अलग करने वाली पहाड़ियों का नाम बताइए, तो आप बताओगे मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? मध्य अरावली में पड़ती है, अजमेर में पड़ती है, ठीक है। और इसमें मध्य अरावली में घाटियाँ कहाँ सर्वाधिक है? तो घाटियों की मैं बात करूँ तो वो सांबर से ब्यावर के बीच में सर्वाधिक घाटियाँ पाई जाती हैं। सांबर से और ब्यावर के बीच में सर्वाधिक घाटियाँ पाई जाती है। ब्यावर को किसने बसाया था? एरिक डिक्सन ने बसाया था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में घाटियाँ सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। मेरवाड़ा का ध्यान रखना। मध्य अरावली में अगर मैं और बात करूं तो मध्य अरावली का एक बात ध्यान रखनी है कि मध्य अरावली का मैं बात करूं उनकी आकृति की बात करूं तो आकृति मध्य अरावली की कैसी है? तो आप बताओगे सर तंदूरा जैसी है। मध्य अरावली की आकृति कैसी है? तंदूरा जैसी है। उत्तरी अरावली की भेड़ की पेट के समान है, मध्य अरावली की कैसी है? तंदूरा है। और दक्षिण अरावली की कैसी है? पंखाकार है। तीनों प्रकार की आकृतियाँ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी आकृति ये है। अब एक बात और ध्यान रखना, मध्य अरावली की मैं बात करूं तो मध्य अरावली में ऊपर वाले भाग में कौन है? सांबर है। और दक्षिण वाले भाग में कौन है? देवगढ़ है, ठीक है। इधर वाले भाग की कहाँ तक और है? करौली का मैदान, ठीक है। और इस भाग के दक्षिण पूर्वी भाग में इसमें बनास नदी का मैदान है। और उत्तरी पश्चिम भाग की बात करूं तो मैं यहाँ पर लूनी का मैदान है, लूनी नदी बहती है, ठीक है। ये सिस्टम है। बनास नदी का मैदान इसके दक्षिण पूर्वी भाग में और उत्तरी पश्चिम भाग में लूनी नदी निकलती है और करौली का मैदान इसके पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये ऊपर सांबर से लेकर देवगढ़ तक फैली हुई है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और तंदूरा जैसी आकृति इसकी, ठीक है। सांबर से ब्यावर के बीच में इसमें घाटियाँ पाई जाती है और घाटियों की औसत ऊंचाई मैंने बता दी है, ठीक है। इसके विस्तार में अगर 2-2, 3-3 के जोड़े पूछे तो आपको अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर बताना है, ठीक है। और मुख्य रूप से एक ही जिला पूछे तो अजमेर है। तो ये मध्य अरावली है। और मध्य अरावली में सर्वाधिक दर्रे पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक दर्रे
दर्रे, राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अरावली में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य अरावली में सबसे ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा मध्य अरावली में अगर बात करें कि इनकी चोटियों की बात करें, तो मध्य अरावली की चोटियों की मैं बात करूं तो देखिए आप, चोटी की बात करें, मध्य अरावली में चोटी ध्यान रखनी है आपको, ध्यान रखनी है मध्य अरावली में 3 चोटियाँ। एक तो टोडगढ़ है, इसको मोरामजी भी कहते हैं। टोडगढ़ को क्या कहते हैं? मोरामजी। तारागढ़ है, नाग पहाड़ है। ठीक है, ये 3 चोटी ध्यान रखनी है। ये 933 मीटर है। ठीक है, ये कितनी है? 870 मीटर है। और ये कितनी है? 795 मीटर है। तो अब आप खुद बता दीजिए कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ये है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये है सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरामजी। यही से हम क्या कहते हैं? टोडगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची टोडगढ़ है, ये किस में है? ये मेरवाड़ा की पहाड़ी में स्थित है। किस में? मेरवाड़ा की पहाड़ी में स्थित है। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, नागपाड़ कहाँ स्थित है? नागपाड़ आपको पता है पुष्कर और अजमेर के बीच में स्थित है। पुष्कर और अजमेर के बीच में नागपाड़ है। तारागढ़ कहाँ स्थित है? ये पुष्कर के पास में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये मेरवाड़ा में स्थित है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। तो ये 3 चोटी ध्यान रखनी है। इतनी बातें, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। ये सब किस में है? मध्य अरावली के भाग है। बात समझ रहे हो आप? ये सब किसके? मध्य अरावली के भाग हैं। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा दर्रे भी का मध्य अरावली में ही है। ये दर्रों की बात भी हम करेंगे, तो देखिए आप आगे बात करते हैं। ठीक है, तो घाटियों की औसत ऊंचाई ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। अगले पॉइंट में हम चले हैं, दक्षिणी अरावली। देखिए आप दक्षिणी अरावली का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये कि दक्षिणी अरावली की मैं अगर बात करूँ तो राजस्थान में कुछ क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देखिए आप, दक्षिणी अरावली की हम बात करें, ये देखिए पहली बात तो ये है कि सर्वाधिक खनिज दक्षिणी अरावली में मिलते हैं। सर्वाधिक खनिज कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी अरावली में मिलते हैं। सर्वाधिक नदियों का उद्गम, सर्वाधिक नदियों का उद्गम, सर्वाधिक नदियों का उद्गम, सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी अरावली में। ठीक है, सर्वाधिक वनस्पति, सर्वाधिक वनस्पति अरावली में, सर्वाधिक वनस्पति यहीं पाई जाती है। सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वनस्पति, सर्वाधिक वन क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई भी इसमें पाई जाती है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई इसमें पाई जाती है। अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई भी दक्षिण अरावली में पाई जाती है। खनिज भी यही है, नदियों का उद्गम भी, विस्तार भी सर्वाधिक यही है। वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? देखिए आप, पंखाकार है। दक्षिण अरावली की आकृति कैसी है? पंखाकार है। दक्षिण अरावली में दर्रों को क्या कहते हैं? दर्रों को क्या कहते हैं? नाल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अरावली में दर्रों को क्या कहते हैं? नाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको ध्यान ही रखनी है कि सर्वाधिक दर्रों को नाल के नाम से जानते हैं। आकृति कैसी है? पंखाकार। सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। सर्वाधिक अरावली का विस्तार यहीं दक्षिण अरावली में। अरावली में सर्वाधिक वनस्पति किसी में पाई जाती है। अरावली में सर्वाधिक वन क्षेत्र भी किस में पाया जाता है? दक्षिण अरावली में पाया जाता है। और सर्वाधिक ऊंचाइयों की अगर मैं बात करूं तो यहीं पाया जाता है। और सर्वाधिक चोटियों की बात भी करें तो यहीं पाई जाती है चोटियाँ। ठीक है, सर्वाधिक चोटियाँ, सर्वाधिक चोटियाँ पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक चोटियाँ पाई जाती है। और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक पठार क्षेत्र पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र इसी पाए जाते हैं। ठीक है, पठारी क्षेत्रों की मैं बात करूँ तो सर्वाधिक पठारी भी यही पाए जाते हैं। सर्वाधिक पठार की बात करें तो पठार भी यहीं पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि
दक्षिणी अरावली में ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दक्षिणी अरावली को आप एक ध्यान रखेंगे कि दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई मैंने बता दी है, आप बता दीजिए औसत ऊंचाई कितनी है। तो दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर है। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं। दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी? 1000 मीटर है। इसका विस्तार भी मैंने बता दिया। दक्षिण अरावली का विस्तार क्या है? तो आप बताएंगे सर देवगढ़ से सिरोही के बीच में, देवगढ़ से सिरोही के बीच में अरावली का क्या है? दक्षिणी अरावली का विस्तार पाया जाता है। तो इतनी बात तो आप अरावली में ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दक्षिणी अरावली में ही अरावली का क्या पाया जाता है? दक्षिणी अरावली में अरावली का क्या पाया जाता है? दक्षिण बिंदु, कालिंजरा की पहाड़ी, कालिंजरा की पहाड़ियाँ, कालिंजरा की पहाड़ियाँ, कालिंजरा की पहाड़ियाँ अरावली का क्या है? दक्षिणी भाग है। दक्षिणी अरावली दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग अरावली का दक्षिण भाग दक्षिणी अरावली में पाया जाता है, ठीक है। और सिवाना की पहाड़ियों की मैं बात करूँ, यह देखिए आप सिवाना की बात करूँ, सिवाना की पहाड़ियाँ, सिवाना बाड़मेर की पहाड़ियाँ की अगर मैं बात करूँ तो अरावली का कौन सा भाग है? पश्चिम भाग। अरावली का पश्चिम भाग कहाँ स्थित है? तो इसी में स्थित है। तो ठीक है, दक्षिण अरावली में अरावली के दो भाग हैं, एक तो दक्षिण भाग है और एक पश्चिम भाग स्थित है, ठीक है। यही क्षेत्र आपकी बात है सर्वाधिक। इतनी बातें आप कहाँ देखने को मिलती है? दक्षिणी अरावली में। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका है? दक्षिणी अरावली का है। उम्मीद करता हूँ ये देख रहे आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि दक्षिणी अरावली में क्या क्या कॉन्सेप्ट। सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप ऊंचाइयों की बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई भी यहीं पर है, ठीक है। चोटियाँ भी सर्वाधिक यहीं पर है। आप देख लीजिए सारे कॉन्सेप्ट यहीं से बनते हैं। आकृति मैंने बता दी, विस्तार बता दिया, औसत ऊंचाई बता दी। ये सिस्टम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं कि दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां कौन सी है, तो आप देखिए दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है सब, और दक्षिण अरावली में कौन कौन सी चोटियां हैं, ठीक है। तो दक्षिण अरावली में चोटियों की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप प्रमुख चोटी कौन कौन सी है। प्रमुख चोटी, दक्षिण अरावली में प्रमुख चोटियों की अगर बात करें तो देखिए आप क्या ध्यान रखना है। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियों की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप गुरु शिखर, शेर, गुरु से, अंचलगढ़, ठीक है, आबू, कुंभलगढ़, जयराज, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, ठीक है। इतनी चोटी आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा देखिए आप गुरु शिखर की मैं बात करूं तो कितनी है? 1722 है, यानी 56-50 फिट है। कभी कभी फिट में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। गुरु शिखर की बात हमने कर ली। शेर की अगर मैं बात करूँ तो 1597 मीटर है, ठीक है। और ये है 1442 मीटर है, और ये है 1431 मीटर है, ठीक है। ये 1380 मीटर है, ठीक है। ये 1295 मीटर है, ठीक है। ये 1224 मीटर है, ठीक है। जयराज 1090 मीटर है, ठीक है। अगर ऋषिकेश की मैं बात करूं तो 1017 मीटर है। अगर कमलनाथ की बात करूं तो 1001 मीटर है, ठीक है। 1001 मीटर है, ठीक है। सज्जनगढ़ की बात करूं तो मैं 938 मीटर है। बात समझ पा रहे हैं आप? ये सिस्टम है, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, गुरु शिखर ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। कितनी है? तो आप बताएंगे सर कितनी है, तो देख लीजिए आप कितनी है। 1722 है। 5 मीटर का यह मंदिर है, 5 मीटर एक मंदिर है। उस मंदिर का नाम है दत्तात्रेय,
दत्तात्रेय ऋषि का यह मंदिर है, ठीक है। दत्तात्रेय ऋषि का यह मंदिर स्थित है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, 5 मीटर ऊंचा। तो अगर इसमें 5 और जोड़ देंगे तो ये 1727 हो जाएगी, मंदिर को शामिल करते हुए, काउंट करते हुए। लेकिन केवल चोटी की बात करें तो कितने, 1722 है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसे कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है, जेम्स टोड क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है, संतों का शिखर कहा है, इसे संतों का शिखर कहा है, ठीक है। ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये संतों का शिखर किसने कहा है, गुरु शिखर को किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। ये कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शेर कहाँ स्थित है, शेर ये भी सिरोही में स्थित है, ठीक है, सिरोही में स्थित है। दिलवाड़ा कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। जरगा कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और जरगा और रागा पहाड़ी के बीच में स्थित सदा हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है, जरगा और रागा पहाड़ी दोनों का है उदयपुर में, इन दोनों के बीच में हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है, देश हरों के नाम से। तो जरगा चोटी कहाँ, उदयपुर में। अंचलगढ़ की बात करूँ मैं, ये कहाँ है, सिरोही में है। अंचलगढ़ कहाँ है, सिरोही में। आबू का है, सिरोही में। कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है, देखिए ध्यान रखें, ये चोटी सब क्रम से है, ठीक है। तो आरोही क्रम कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मैंने बता दी है, कौन सी थी, टोडगढ़ थी। उत्तरी अरावली की कौन सी, रघुनाथगढ़। और दक्षिण अरावली की कौन सी है, ये देखिए आप 1722। ये दक्षिणी अरावली की नहीं, ध्यान रखें आप, दक्षिणी अरावली की तो है ही है, दक्षिण अरावली की ऊंची चोटी है, लेकिन ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है। कुंभलगढ़ की बात करूँ तो कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं आप। जयराज की अगर मैं बात करूँ तो जयराज और ऋषिकेश और कमलनाथ, इनकी बात करें तो ये कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है, ठीक है। और सज्जनगढ़ की मैं बात करूँ तो ये कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ कहाँ है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये चोटियाँ आप ध्यान रखेंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन और भी बनते हैं, देखिए आप, मैं और चोटियाँ भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए क्रम से आप, गुरु शिखर, गुरु से, दिल से जरा आस रखो, इतनी चोटियाँ तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। देखिए आप यहाँ से, गुरु से, दिल से जरा आस रखो, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। फिर आबू, कुंभलगढ़, ये दोनों सेम है, देखिए आप। फिर ध्यान रखना, जयराज ऋषि का नाम क्या है, जयराज, ठीक है। उसके पास क्या है, कमल है, और वो एक सजन आदमी है, ठीक है। तो यहाँ से आप कैसे भी टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है, कि जयराज नाम का ऋषि, उसके पास एक कमल है, और वो क्या है, एक सजन है। कुंभलगढ़ और आबू दोनों सेम है, देखिए आप, 1200, ठीक है, सेम है। और ये चोटियाँ आप ध्यान रखें, गुरु से, दिल से जरा आस रखो, गुरु से, दिल से जरा आस रखो, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दक्षिण अरावली में अगर और चोटियों की बात करूं तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए आप, और अगर बात करें तो देखो आप, ढोरा चोटी है, इसराना भाकर है, रोजा भाकर है, जारोला भाकर है, ठीक है, गोगुंदा है, ठीक है, नागपानी है। तो देखिए आप, ये कितनी है, 869 मीटर है, ठीक है। इसकी मैं अगर बात करूं तो 838 मीटर है। इसकी अगर मैं बात करूं तो 730 मीटर है, ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो 588 मीटर है, ठीक है। गोगुंदा की बात करूं तो ये 840 मीटर है, ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो 867 मीटर है। तो आप इन चोटियों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो देखिए, ढोरा पर्वत, ढोरा, इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोला भाकर, ये सब का है जालोर में, ये कहाँ है, जालोर में। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो ढोरा जो मैंने ये लिखी है, ये ढोरा, इस ढोरा से आप क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये पश्चिमी राजस्थान के
राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ढोरा है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना। उत्तरी अरावली की पूछ सकते हैं, मध्य अरावली की पूछ सकते हैं, दक्षिण अरावली की पूछ सकते हैं और अरावली की पूछ सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान की पूछ सकते हैं, पूर्वी राजस्थान की पूछ सकते हैं। पूर्वी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदवाड़ी है, जो कहाँ पड़ती है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पड़ती है चांदवाड़ी। हम पढ़ेंगे आगे चांदवाड़ी। ठीक है, तो ये डोरा जो है ये जालोर में, ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, गोगुंदा कहाँ पड़ता है? गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है। और नागपानी चोटी भी कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। नागपानी चोटी भी है और पहाड़ी का भाग भी है नागपानी। ठीक है, तो ये सब चोटियाँ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अरावली की, दक्षिण अरावली की, उत्तरी अरावली की बता दी मैंने, दक्षिण अरावली की बता दी और मध्य अरावली की चोटियाँ। मध्य अरावली में चोटियाँ कम हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, दक्षिण अरावली में और उत्तरी अरावली में चोटियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। दक्षिण अरावली में ज़्यादा है, उत्तरी अरावली में ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा दक्षिण अरावली में, सबसे कम मध्य अरावली में चोटियाँ हैं। तो अरावली के वर्गीकरण को 3 भागों में हमने विभाजित किया था और तीनों देखा हमने, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली है। तो फिर आगे कॉन्सेप्ट की और बात करें तो देखिए आप, अरावली के पठार, अरावली का 19वां पॉइंट चल रहा है। देखिए अब कितने पॉइंट हमने हर पॉइंट को एक टॉपिक पॉइंट वाइज क्लियर किया है। अरावली पढ़ रहे हैं, अरावली राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूपों में 3 भौतिक स्वरूप हम आगे पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू, और ये अरावली चल रहा है फिलहाल। ठीक है, तो देखिए अरावली के पठारों की मैं अगर बात करूं तो देखिए आप सिरोही में ध्यान दें। आप सिरोही की मैं अगर बात करूं तो आप बोलोगे सर सिरोही में एक तो आबू का पठार है, एक उड़िया का पठार है, उड़िया का पठार है। ठीक है, एक पठार है आबू का पठार, आबू का पठार है। तो सर उड़िया का जो पठार है ये 1360 मीटर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। ये कितना है? ये 1200 मीटर है। ठीक है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, दूसरा ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है ये। कौन? आबू का पठार है। ठीक है, आबू का पठार, इस पे कौन सा शहर स्थित है? एक शहर आप बात करें, आबू शहर इसी पर स्थित है, आबू शहर इसी पर स्थित है। और नक्की झील की मैं बात करूं तो नक्की झील भी इसी पर स्थित है, नक्की झील भी इसी पर स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों पठार कहाँ आते हैं? सिरोही में आते हैं। और दोनों पठार सिरोही में आते हैं, इसका मतलब ये संभाग कौन से संभाग में आते हैं? तो संभाग की अगर मैं बात करूँ तो कौन से संभाग में आते हैं? जोधपुर संभाग में आते हैं, क्योंकि जोधपुर संभाग का ही जिला है, तो जोधपुर संभाग में आते हैं दोनों ही पठार। एक राजस्थान का सबसे ऊंचा और दूसरा राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा है। दोनों के बीच में 160 मीटर का फर्क है। ऊंचाइयाँ हमेशा किस में मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है, लंबाई चौड़ाई हमेशा किलोमीटर में। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये था आपके सिरोही की बात हो रही है। ठीक है, अब आप बात करेंगे, देखिए भोराट की पठार की मैं बात करता हूँ। भोराट, भौमट की बात नहीं, भोराट की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए गोगुंदा से राजसमंद में, देखिए कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में, ये गोगुंदा है, गोगुंदा, ये है कुंभलगढ़। ठीक है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में ये पठारी भाग है। ये देखिए आप, कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में। ठीक है, और गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में। इन दोनों के बीच में जो पठारी भाग है, उस पठारी भाग को किस नाम से जानते हैं? बोराट के नाम से, बोराट का पठार। ये ध्यान रखेंगे, बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो इन दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करूँ चित्तौड़ की बात करूँ तो चित्तौड़ की जब बात करेंगे तो आप बताएंगे सर चित्तौड़ में 2 पठार आपको ध्यान रखने हैं। एक तो मेसा का पठार ध्यान रखना है, मेसा का पठार, क्योंकि मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस पर क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमने जब पढ़ी थी नदियाँ, तो आपको ध्यान होगा नदियाँ, आयड नदी यानी बेड़च नदी और गंभीरी नदी के बीच में, ठीक है, दोनों के संगम पे कौन सा दुर्ग है? ये भी एक जल दुर्ग है, 2 नदियों के बीच में है। कौन कौन सी नदी है? बेड़च और गंभीरी नदी के बीच। ठीक है, तो मेसा के पठार पर स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला भी है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किले की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा है? जैसलमेर है। बात समझ पा रहे हैं? तो चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है मानदेसरा,
मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार। ये मानदेसरा का पठार क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में ही आपका मानदेसरा का पठार स्थित है। ठीक है, यहाँ से ब्राह्मणी नदी गुजरती है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य से कौन सी नदी गुजरती है? ब्राह्मणी नदी। और यहीं पर एक पठार, उसका नाम है मानदेसरा का पठार। ये दोनों पठार चित्तौड़गढ़ में, और ये दोनों पठार कहाँ हैं? सिरोही में। और ये पठार बोराट का कहाँ है? उदयपुर और कुंभलगढ़ के दोनों के बीच में स्थित है, राजसमंद और उदयपुर के बीच में है। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए, आप एक बात ध्यान रखेंगे, उदयपुर में ये जयसमंद झील है। क्या है? जयसमंद है, जयसमंद झील है। और जयसमंद झील के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित पठार, ये पठार जयसमंद झील, यानी उदयपुर में जयसमंद झील के उत्तर और पूर्वी भाग में जो पठारी भाग है, उस पठारी भाग का नाम क्या है? लसाड़िया, लसाड़िया का पठार। कटाफटा विच्छेदित पठार कौन सा है? लसाड़िया का पठार। एक कटाफटा विच्छेदित पठार, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कटाफटा विच्छेदित पठार कौन सा राजस्थान का? तो लसाड़िया का पठार स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अब लसाड़िया के पठार के बारे में। इसके बाद में अगर मैं और पठारों की बात करूं तो देखिए, आप और पठारों की अगर बात करें, और पठारों की बात करें तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच की मैं बात करूं, ठीक है, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ की बात करूं मैं, और भीलवाड़ा के बिजोलिया की बात करूं मैं, बिजोलिया की बात करूं मैं, कहाँ की? भीलवाड़ा के। तो इन दोनों के बीच में देखिए आप, इन दोनों के बीच में जो पठारी भाग है, ये उठा हुआ पठारी भाग, ये किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से। ऊपर माल का पठार। ऊपरमाल का पठार किन के बीच में स्थित है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में स्थित है ऊपरमाल का पठार, यानी भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में स्थित है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में आप एक बात और ध्यान रखेंगे, अलवर की मैं अगर बात करूं, अलवर, अलवर में सरिस्का, सरिस्का अभयारण्य में आप ध्यान रखेंगे दो पठार, एक तो काकनवाड़ी का पठार ध्यान रखेंगे, एक क्रॉस का, काकनवाड़ी और करास्का का पठार। ठीक है, काकनवाड़ी और करास्का का पठार कहाँ स्थित है? तो ये दोनों ही पठार कहाँ स्थित है? अलवर में सरिस्का में स्थित है। अलवर सरिस्का में स्थित है, दोनों पठार आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लें मैं और बात करूं तो देखिए आप, भूमठ का पठार अलग है, बोराट का पठार अलग है, भूमठ क्षेत्र अलग है। तो भूमठ तो क्या है? अब सिरोही से लेकर डूंगरपुर तक ये जो सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पर भील जनजाति का आधिक्य पाया जाता है, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? देखिए आप, भूमठ, भूमठ कहलाता है। यानी भूमठ में आप बताएंगे सर, सिरोही, सिरोही प्लस उदयपुर, सिरोही प्लस उदयपुर प्लस डूंगरपुर, डूंगरपुर। ठीक है, इन तीन जिलों की सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पर भील जनजाति का आधिक्य पाया जाता है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमठ के नाम से जाना जाता है। जबकि बोराट क्या है? पठार है। ठीक है, और राजस्थान का विच्छेदित पठार कौन सा है? तब आप बताओगे लसाड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का। दूसरा सबसे ऊंचा पूछे तो आप बताओगे आबू का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर की मैं अगर बात करूँ तो आप बताएंगे शहर आबू का, आबू का पठार पर स्थित है, आबू शहर स्थित है। और आबू शहर को राजस्थान का बरख्यांश कहा जाता है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है इसे, राजस्थान का बरख्यांश भी कहा जाता है। ठीक है, बरख्यांश वैसे कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है रूस में बरख्यांश। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैं पठारों की बात करूँ तो अगर थोड़े से कॉन्सेप्ट, ये इतने पठार ध्यान रखने आपको। ठीक है, ये पठार ध्यान रखने, राजस्थान में इन्हीं पठारों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में और कॉन्सेप्ट अगर बात करूँ, देखिए भारत की अगर मैं बात करूँ तो आप इतना ध्यान रखें, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आप इतना ध्यान रखेंगे, लद्दाख का पठार है। लद्दाख, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख। एक बात ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे
बड़ा पठार कौन सा है? तो आप बताएंगे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप या पठार, यानी हम इसको कह सकते हैं दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा? दक्कन का पठार। और भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? लद्दाख पठार है। एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो दक्कन का पठार है, दक्कन का जो पठार है, ठीक है, ये विश्व का सबसे लंबा, मैं लंबा बोल रहा हूँ, देखिए आप, विश्व का सबसे लंबा, ये ध्यान रखिए आप, विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप पठार है। प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप का मतलब तीनों ओर पानी है। विश्व का ऐसा कौन सा सबसे लंबा पठार है जिसके तीनों ओर पानी है? तो विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप पठार कौन सा है? तो ये दक्कन का पठार ही है। ठीक है। अगर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, देखिए बड़ा है, बड़ा प्रायद्वीप की बात करूं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पठार की मैं बात करूं तो सऊदी अरब है। सऊदी अरब है, ये आप ध्यान रखेंगे, सऊदी अरब का पठार विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जबकि लंबा कौन सा है? दक्कन का पठार है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। और एक बात वो ध्यान रखना, भारत में कौन से पठार को खनिजों का अजायब घर कहते हैं? भारत में छोटे नागपुर के पठार को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? छोटे नागपुर के पठार को कहते हैं। ये छोटे नागपुर का पठार कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कौन से पठार को कहते हैं? छोटे नागपुर के पठार को खनिजों का अजायब घर। कहाँ पड़ता है? भारत में झारखंड में पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो पामीर का पठार है, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान देश में पड़ता है, जिसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। उसे विश्व की छत किस पठार को कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं, यह ध्यान रखेंगे आप। पामीर का पठार कहाँ स्थित है? किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान देश में स्थित है। ठीक है, ये इतने पठार आप ध्यान रखेंगे, ये नॉर्मल भारत के ध्यान रखेंगे, और राजस्थान के तो याद रखने ही रखने हैं। इतने कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में अरावली के पठार आपको समझ पाए होंगे। ठीक है, और अब आगे की अगर बात करनी चाहें तो अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। फिर देखिए, दर्रे के बाद में हम पढ़ेंगे और दर्रों के बाद में हम पढ़ेंगे अरावली की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, अरावली में धात्विक खनिज पढ़ेंगे। अरावली के 5-7 पॉइंट आपके सामने और आएंगे। ठीक है, अरावली में हमने 19 पॉइंट क्लियर किए। ठीक है, आगे वाले पॉइंट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली वाली क्लास में संपूर्ण अरावली पूरी हो जाएगी। संपूर्ण अरावली में हमने कम से कम 22-23 पॉइंट देखे हैं और डिटेल से बात की है, और ऐसे हम मरुस्थल में बात करेंगे, ऐसे आगे वाले भौतिक स्वरूपों में बात करेंगे। तो राजस्थान की भौतिक स्वरूप के पिछले वीडियो आपको पसंद आए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप देख रहे होंगे लगातार। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।